दोस्तों, वो किसी ने ठीक ही कहा है कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। बहादुर तो वो होते हैं जो जानते हैं हारना तय है, फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी साथियों को पता है, मेरे को बार बार बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि डीए को लेकर राज्य में घमासान छिड़ा हुआ है। 22 अगस्त से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में प्रदेश के तमाम कर्मचारी अधिकारी और शिक्षक संगठन लामबंद हैं सड़कों पर और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक ये इसी प्रकार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और आज हम उपस्थित हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक नियुक्त जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, और आज हम यहाँ पर अलग अलग तमाम विभागों के जो कर्मचारी साथी हैं और पदाधिकारी हैं जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे हम इनके दुख सुख को समझ लेते हैं, इनके डिमांड को समझ लेते हैं कि क्या है आखिर मुद्दा जिसको लेकर ये अपने घर बार, अपने घर परिवार, अपने बच्चों को, अपने कार्यालयों को छोड़कर यहाँ पर बीते 6-7 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपका, आप सभी साथियों का, पूरे ज़िले के कर्मचारी साथियों का, शिक्षक साथियों का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और दूसरी आप लोगों को बधाई मैं ये देना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ दिनों के बाद, अब तो हो ही गया है, आप लोगों को नया जिला सौगात मिला है। इसके लिए भी आप लोगों का, सभी पूरे प्रदेशवासियों का, पूरे ज़िले वासियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई कि आपके इस मीडिया क्षेत्र में एक नवीन जिला का निर्माण हो रहा है। आपका क्षेत्र भी एक अलग रूप से बढ़ रहा है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इसलिए कि आप हमारी पीड़ा को शासन तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। मैं पूरे इन कर्मचारी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं इस धरना स्थल पे। अब हम जो सवालात हैं उसको शुरू करते हैं फटाफट, और समय का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सर से जान लेते हैं कि सर आखिर एक तरफ तो उधर सरकार अड़ी हुई है, आप देख ही रहे होंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, उनका बयान आ जाता है जब भोपाल जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे। आज खबरें ये आई है, मेरे पास वीडियो किसी ने भेजा है, अभी तक उसको मैं डाला नहीं हूँ क्योंकि व्यस्तता है, अभी तो डालूंगा उसको भी, कि टीएस बाबा बोल रहे हैं कि सरकार के पास वित्त की समस्या है तो सरकार को कुछ वक्त और दिया जाए। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अब वो एक सम्माननीय मंत्री हैं और मजबूत मंत्री हैं और वो कर्मचारियों को की पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने इसके पूर्व कहा भी था कि हम कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और अभी यदि वित्त का बात आ रहा है तो शायद क्या सोच कर कह रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री महोदय हर अपने भाषणों में कहते हैं कि हमारा राज्य समृद्ध राज्य है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम धान का मूल्य 2800 देंगे। कर्मचारियों के लिए उनके पास वित्त की कमी है, ये समझ से परे। इस बार तो बजट भी 1,15,000 और अनुपूरक बजट जोड़ के वो लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो जब आपके पास बजट नहीं तो इतना भारी भरकम बजट कहां से आ रहा है? हाँ, ये भी सोचने की बात है, केवल कर्मचारियों के लिए बजट नहीं। मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ गया, डबल कर दिए 70-70 हज़ार, वो भी 3 साल के अंदर में 2 बार तो हो ही चुका है। जी। और ये सरकार रही तो और कितने बार होगा, तो इसका कोई सीमा भी नहीं है। हमें उससे कोई परहेज नहीं है सर, वो हमारे माननीय हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपने लिए सोच रहे हैं, अपने कर्मचारियों के लिए भी सोचिए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हमारे मुखिया हैं, उनके हम यहाँ की जो जनता है वो उनके पुत्र हैं, सॉरी हाँ, जनता प्रजा, वो उनके पुत्र बराबर हैं। उनके सुख दुख के लिए वो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री पद पे, उनकी पीड़ा को उन्हें समझना होगा। और टकराहट छोड़ करके, हो जाती है गलती, यदि पिता से पुत्र से पिता के पास गलती है तो पिता उसे माफ़ कर देता है, परिवार में बहुत कुछ चलता रहता है। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बहुत संवेदनशीलता से हमारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हम कोई बेजा चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हमारी मांग जायज़ है। हमारे एरियर्स आज तक नहीं मिलते हैं। एक नई परिपाटी सरकार ने शुरू कर दी है कि जिस डेट में हम उनका भत्ता बढ़ाते हैं उसी डेट में उनका क्या कहते हैं भुगतान करेंगे, जबकि हमारे जो ड्यू डेट होता है वो संभवतः जनवरी और जुलाई होता है। जिस तरह से महंगाई की दर बढ़ती है तो साल में 2 बार हमें महंगाई से जूझने के लिए भत्ता दिया जाता है, जो हमारे वेतन का अंश है, वो हमारी रोजी रोटी है। हम केवल भत्ता न माने, वो हमारे वेतन का अंश है, वो हमारा हक है। इसलिए आज हम पंडाल बैठे हुए हैं। हमारे हक मारेगी तो हम कैसे अपनी बात को हमारे मुखिया तक नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा सर, जनता का भी कुछ सवाल है, क्योंकि आप लोगों के हड़ताल से, खास करके आम जनता, क्योंकि आप सेवक हैं जनता के आप भी, तो जाहिर सी बात है अगर आप कार्यालयों को बंद करेंगे, स्कूलों को बंद करेंगे तो सीधा जो है वो जनता को नुकसान होगा। सरकार को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आम जनता के, अब वरिष्ठ हैं सर, किसी का न्यायालय में काम होगा, किसी का तहसील ऑफिस में काम होगा,
किसी का और कोई कार्यालय में काम होगा तो उनकी काम जो है वो प्रभावित हो रही है। उनके तरफ से बार बार कमेंट आ रहे हैं कि साहू जी ये जो चल रहा है महाभारत, इसको जल्दी आप समाधान करवाइए। तो इस पर भी 2 शब्द आप बोलिए सर। देखिए सर, जनता को तकलीफ हो रही है, उस जनता तो मैं भी हूँ ना, वो जनता मैं भी हूँ, एक कर्मचारी के साथ जनता मैं भी हूँ। मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे परेशानी खड़े हो गए हैं जनता के पास, हमारे विद्यार्थी बच्चों के पास बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। इसके लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी को ही कहना गलत है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। यदि ये सारी चीज़ें, ये सारे परेशानी यदि शासन समझ रही है तो वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाती? रास्ता बनाएं, आखिर वार्ता के लिए बुलाना ही पड़ेगा। वार्ता के लिए ये जो दो सवाल है सर, इसको मैं जब रायपुर गया था 22 को तो विजय झा जी से, कमल वर्मा जी से, आपके जो फेडरेशन के मीडिया सचिव हैं पंकज जी से, इन सब से मेरी चर्चा हुई, मनीष मिश्रा जी से बात हुई, और मैं बसना गया, सरायपाली गया, पिथौरा, बागबहारा, जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ ये इन सवालों को मैं, जो आम जनता की भी तकलीफें हैं इसको भी, क्योंकि मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर, पूरे प्रदेश के प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। और एक सवाल, अगर कोई आपके बीच में कोई शिक्षक साथी हैं तो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कोई है? आप शिक्षक? हाँ सर, कोरोना काल में 2 साल लगभग 1.5-2 साल बच्चों का जो है वो प्रभावित हुआ पढ़ाई लिखाई, और अभी उसके बाद जैसे ही स्थिति सामान्य थोड़ी सी दिख रही है तो फिर इधर आप लोगों का हड़ताल शुरू हो गया है। मैं इसको बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं मानता, ये आपका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं सर उन बच्चों को, मासूम बच्चे जो हैं, उनको पता नहीं कि आखिर ये लड़ाई किस लिए है। ये तो आपकी और सरकार के बीच की लड़ाई है, इसमें जो गरीब बच्चे हैं खास करके उनको बीच में हर बार पीसना पड़ जाता है। इस पर आप खुलकर कुछ बोलिए। देखिए साहू जी, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, बच्चों की जो अहित का मामला है, जैसा आप बोल रहे हैं, मैं एक शिक्षक ने ये बताना चाहूँगा। जनता का सवाल है सर। ठीक है, जनता का ही सवाल है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। एक शिक्षक के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में ऐसा हम उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, और जिस दरमियान हम लोग हड़ताल में रहते हैं उसकी भरपाई के लिए हम विद्यालय में जब भी हमारा हड़ताल समाप्त होता है, उनकी समस्याओं को, बच्चे को अपग्रेड करने की जो समस्या है, उनको उठाने की जो समस्या है, जो बच्चे में कमी रह गई है हमारे हड़ताल के 4-5 दिन के कारण, उसको हम लोग अतिरिक्त अध्यापन के माध्यम से दूर करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, इसके पूर्व फेडरेशन के द्वारा आयोजित जो तृतीय चरण की हमारी धरना प्रदर्शन 5 दिवसीय थी, निश्चित थी, उस निश्चित में हमने जो 5 दिन हमारा विद्यालय में हम अपना समय नहीं दे पाए, उसको हम विद्यालय में जाने के बाद सुबह वाले टाइम में 1 घंटा, शाम वाले टाइम में 1 घंटा अतिरिक्त अध्यापन के माध्यम से, एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से बच्चों की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किए हैं। और जैसा लोगों की मंशा है कि इन लोग केवल हड़ताल कर रहे हैं, उनके साथ कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम लोग पूर्ण रूप से शिक्षक लोग अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसको पूरा करते हैं। मतलब जनता की जो सहानुभूति है, जो उनकी तकलीफें हैं, उससे आप लोग पूरी तरह से जो है उसको नहीं नकार रहे हैं। बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और उनकी जो वास्तव में जो क्षति हो रही है उस क्षति को हम लोग समय आने पर पूरा भी कर दे रहे हैं। तो ये समझा जाए कि आंदोलन जो है वो जरूरी नहीं है बल्कि मजबूरी है। बिल्कुल मजबूरी है। सरकार यदि चाहती तो जो जायज़ मांग है, उस जायज़ मांग के लिए फेडरेशन से बात करती, बुलाती। भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां छत्तीसगढ़ जैसा डीए दिया जा रहा हो। एकमात्र राज्य भारत ही ऐसा राज्य है जो न्यूनतम डीए पर सरकारी कर्मचारियों से काम ले रही है। तो ये तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। जो जिम्मेदारी जनता हमसे कर रही है, वही जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्य माननीय भूपेश बघेल जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते सरकारी कर्मचारियों को मांगे को पूरा करें। क्यों हम लोग आते हैं रोड पे? ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। ये हमारी मजबूरी है, और मजबूरी को अधिकार भी हम मानते हैं, और उसके पूरा करने के लिए इस धरना प्रदर्शन आंदोलन में हम बैठे हुए हैं। एक बात मैं दर्शकों को साफ साफ बता दूं दोस्तों, आपके तरफ से जो भी कमेंट आते हैं, मैं सोशल मीडिया वगैरह में भी देखता हूं, हमारे चैनल पर भी आते हैं, आपके जो सवाल हैं उसको हम रख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आंदोलन होता है तो जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होती है। सरकार आंदोलनकारियों को, संगठन को बुलाती है, पदाधिकारियों को टेबल पे वार्ता के लिए, लेकिन 7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक भूपेश सरकार के तरफ से, ना ही उनके कोई मंत्रियों के तरफ से बयान तक नहीं आ रहा है बातचीत को लेकर। मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूं, सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल फेडरेशन को बुलाए बिना कोई देरी से, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये आंदोलन खींचेगा, कहीं ना कहीं इनकी अस्मिता की भी लड़ाई, नाक की लड़ाई बनती जा रही है। अगर ये बिना सफलता के, बिना DHRA के अगर घर चले गए तो इनके बीवी बच्चों को ये क्या मुंह दिखाएंगे? इनके पड़ोसी जो होंगे वो ताना मारेंगे। ये भी कहीं ना कहीं अगर आप इनसे आके ज़मीनी स्तर पर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी नाक की लड़ाई है, और सरकार जो है वो जनता की सेवक होती है। इतना अकड़ किसी भी सरकार के लिए जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। यही वो जनता है जो कांग्रेस को 70-75 सीटों पर आज गद्दी पर बैठाई है। किसी को भी घमंड न रहे, ना सरकार को, ना ही सरकार के किसी नुमाइंदों को।
अगर जनता भड़की तो 70 से 7 में आने में देरी भी नहीं लगेगी। 15 साल के रमन सरकार को इन्हीं जनता ने उखाड़ कर फेंका है और भूपेश सरकार को तख्त पर बिठाया है। वो भी हो सकता है क्योंकि इतिहास दोहराने में कभी देरी नहीं लगती है। बड़े बड़े हम साम्राज्यों को उखड़ते हुए देखा है, बड़े बड़े राजतंत्र को हम पलटते हुए देखा है। ये तो लोकतंत्र है, यहाँ पर पावर जो है वो जनता के हाथ में है। इसीलिए किसी भी सत्ताधीन को घमंड कभी भी नहीं होना चाहिए कि वो सत्ता पर है, क्योंकि हर हुकूमत का एक दिन अंत होता है। इसीलिए सरकार को भी इस गंभीर मुद्दे पर, इस अहम मुद्दे पर तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और जो बड़बोले उनके मंत्री हैं उनके सबसे पहले जबान पे लगाम लगानी चाहिए और एक वार्ता का माहौल बनाना चाहिए प्रदेश में। और मैं तो कहता हूँ आज रविवार है, आज शुभ दिन है, सरकार को आज शाम को तत्काल फेडरेशन को बुलाकर एक वार्ता करनी चाहिए और इस विकराल समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए। दोस्तों, चूंकि मुझे आगे भी निकलना है, इससे अगर मैं बात करूंगा तो एक से 1 to 1 बात करना संभव नहीं है साथियों। फिर भी मैंने कोशिश की 2-3 पदाधिकारियों से चर्चा करके कि इनके जो मांग हैं और आपके जो सवाल हैं जनता के, उनसे रूबरू इनसे भी करवाए हैं और इनका जो मांग है, जो हक है, जो इनके भी मुद्दे हैं, उनको भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनका साथ नहीं दे सकते तो सोशल मीडिया पर भी आपको कुछ भी अनशन लिखने का भी अधिकार नहीं है। पहले आप मुद्दों को समझिए कि आखिर हड़ताल क्यों किया जा रहा है, उसके बाद ही आप कुछ बोलिए। और मैं जनता से भी अपील करता हूं, क्योंकि याद रखिए नंबर सबका आएगा। पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों को पीटा गया राजधानी रायपुर में, उसके बाद अलग अलग तमाम संगठन जो गए उनको भी कमेटी में उलझा कर सरकार लटका के रखी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब ये DHRA का जो नया मुद्दा सरकार ने नया गुब्बारा छोड़ा है, इसके आड़ में बाकी जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दब रहे हैं, दबाने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए साथियों, आपके तरफ से बहुत ज़्यादा कमेंट है, मुझे पता है। छोटे जो कर्मचारी हैं, हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी, हमारे रसोइया, आंगनबाड़ी, उनके तरफ से भी कमेंट आ रहे हैं। उन पर भी जल्द वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन जब तक DHRA का समाधान नहीं निकलता है तब तक वो मुद्दे भी बेकार हैं। हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे तो भी उसका कोई प्रभाव सरकार पर पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आप भी तन मन धन से इन साथियों का, फेडरेशन का, तमाम जिलों में, ब्लॉक में इनका तन मन धन से सहयोग कीजिए। ये भी हमारे बीच के अपने हैं, ये कोई बाहर से युगांडा या फिर जापान से नहीं आए हैं, यही हमारे साथी हैं। और सरकार के हर योजनाओं को बराबर जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। आज हमारे किसान साथियों को और मजदूर साथियों को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इन्हीं साथियों की अथक मेहनत और प्रयास से ही मिल रहा है। आज जो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं हमारे शिक्षक साथियों का ही, इनका जो है वो कठिन परिश्रम और कई सालों के लगन का ही परिणाम है। इसीलिए जनता से भी मेरा निवेदन है कि इन साथियों का सहयोग दीजिए और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए। इसके बाद हम नए ब्लॉक में जाएंगे, नए जिलों में हम प्रवेश करेंगे और वहाँ पर भी DHRA पर जो लड़ाई चल रही है उस पर हम ज़मीनी स्तर पर जाकर उनके दुख सुख को समझेंगे और उनकी आवाज़ को आप लोगों तक, जनता तक, सरकार तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस सरकार से मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, सारंगगढ़ के इस वीर भूमि और इस पवित्र भूमि, इस पवित्र माटी से मैं भूपेश सरकार को निवेदन भी कर रहा हूं, आग्रह भी कर रहा हूं और ये मेरी चुनौती भी है कि सरकार इस मुद्दे को ज़्यादा देर न खींचे, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए भी बहुत ही घातक होने वाली है। 2023 का चुनाव उसके लिए उतना आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये अड़ गए तो 23 में भूपेश सरकार की सत्ता पलटने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जय हिंद साथियों, जय छत्तीसगढ़।